हे एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइंडिंग अ पेयर विद अ गिवन सम इन द एरे। सो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं एंड मुझे इस लिस्ट के अंदर से उन पेयर्स को सिलेक्ट करना है जिसका सम 11 के बराबर आ रहा हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट उसमें से सबसे पहला तरीका जो आपके दिमाग में आएगा वो है दो फॉर लूप का यूज करना। अगर आपको कुछ प्रोग्रामिंग के रिलेटेड नॉलेज है या फिर आपने प्रोग्रामिंग सीखी है, आपने एक लैंग्वेज को अच्छे से सीखा है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी हम एक लिस्ट को शॉर्ट करते हैं तो हम दो फॉर लूप का यूज करते हैं। तो यहां पर भी कुछ वैसी ही चीज हो रही है। यहां पर हमको कंपेयर करना है पहली लिस्ट को पहली ही लिस्ट के साथ, और हमें चेक करना है कि जो सम है वो 11 के बराबर आता है नहीं आता लिस्ट के एलिमेंट्स का। तो जब भी हम लिस्ट के एलिमेंट्स के बीच में कोई कंपैरिजन करते हैं, या वो सम हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जब भी लिस्ट के एलिमेंट्स के साथ ही कंपैरिजन हो रहा होता है, जहां पर वो ग्रेटर देन लेस देन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी हो सकता है, उस केस में हम दो फॉर लूप यूज कर कर उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहला जो सबसे इजी अप्रोच है वो यूज करने वाला हूं, बट यस, इस अप्रोच के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आएगी, जो कि बहुत ज्यादा है एंड हम उससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ला सकते हैं। इनफैक्ट हम लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ला सकते हैं, जो कि होने वाली है हमारी ऑर्डर ऑफ एन यूजिंग हैश मेथड, जो कि हम इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे एंड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक अप्रोच देखते हैं, जहां पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ यूजिंग डेफिनेशन, एंड लेट्स से I'm gonna make this function as find pairs. So this is my function. I'm going to pass two variables inside this, or you can say parameters inside this, list and sum. So यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है एंड इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर पहला फॉर लूप यूज करता हूँ फॉर आई इन रेंज, एंड रेंज इज लेंथ ऑफ लिस्ट। सो यहाँ पर मेरे पहले फंक्शन की जो पहले फॉर लूप की जो रेंज है वो है लिस्ट की लेंथ के बराबर। आई एम गोइंग टू टेक वन मोर फॉर लूप जे इन रेंज, एंड इसकी भी जो रेंज है वो है लिस्ट के लेंथ के बराबर। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास दो फॉर लूप है जिनकी जो रेंज है वो है लिस्ट के लेंथ के बराबर। ठीक है, सो व्हाट व्हाई आई एम यूजिंग टू फॉर लूप ओवर हियर। सो यू कैन सी दैट दिस फर्स्ट फॉर लूप इज गोइंग टू गिव मी सम वैल्यू, एंड उसके एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इनर फॉर लूप जितने भी टाइम चाहे उतनी बार घूम सकता है फॉर दिस कंडीशन, दैट इज जे शुड बी लेस देन लेंथ ऑफ लिस्ट। जीरो से लेके लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक ये इनर फॉर लूप काम करेगा, एंड अगेन यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, एंड अगेन यहाँ पर ये वाला फॉर लूप जीरो से लेके लिस्ट ऑफ एन एल जो भी लेंथ ऑफ लिस्ट है -1 तक काम करेगा। तो ये किस तरीके से एक्चुअली वर्क करता है, लेट्स से यहाँ पर मेरे पास आई की वैल्यू है 2 फॉर दिस आउटर फॉर लूप। सो सी गाइस, यहाँ पर अगर I2 है ना, मतलब लिस्ट ऑफ I2 है, आई क्या है मेरा, आई मेरा 0th इंडेक्स रहेगा तो आई मेरा 0 होगा। सो फॉर वैल्यू फॉर आई इक्वल टू 0, यहाँ पर मेरे पास जे की कितनी सारी वैल्यूज आ रही है, 0 1 2 3 4 अप टू 5। ठीक है, तो मेरे पास एक आई की वैल्यू के लिए जे की 6 वैल्यू आ रही है, मतलब मैं लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर देख पा रहा हूँ, और मैं फिर इस आई के साथ वो सारे एलिमेंट्स को कंपेयर भी कर पाऊंगा। ठीक है, अब वो कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ग्रेटर देन लेस देन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने जब शॉर्टिंग पढ़ा था, हमने जब असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना सीखा था, वहां पर हमने यहाँ पर एलिमेंट्स को कंपेयर किया था, बट इस केस में हम यहाँ पर एलिमेंट्स को कंपेयर ही करेंगे, बट एक डिफरेंट कंडीशन के साथ। सो इफ यहाँ पर मैं लिखूंगा कंपेरिजन के लिए हम इफ यूज करते हैं, एंड यहाँ पर मैं चेक करूंगा सम जो है मेरा वो क्या लिस्ट ऑफ आई प्लस जे के बराबर आ रहा है, यानी कि मेरा जो सम है वो कोई दो एलिमेंट्स के सम के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये चीज ट्रू होती है, इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट्स जो है उनका जो सम है वो हमेशा क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, मतलब 11 आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट करा देते हैं वो दोनों की वैल्यू। सो लिस्ट ऑफ आई एंड लिस्ट ऑफ जे। आप चाहो तो यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करा सकते हो, बट आई सजेस्ट कि हमें पेयर्स बोला है तो हम नॉर्मल जो वैल्यू है वही प्रिंट कराएंगे, लेट्स से 7 and 4, 9 and 2 लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पर मैं अगर इस चीज को अब रन करता हूँ, सो लेट मी चेक कोई एरर है। अच्छा हाँ, मैंने ड्राइवर कोड के अंदर तो अभी हमारे फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, तो यहाँ पर मैं इस चीज को कॉल भी कर लेता हूँ। मैं इसमें दोनों पैरामीटर्स भी पास कर देता हूँ, लिस्ट एंड सम। ओके, एंड जैसे ही मैं इस चीज को रन करता हूं, यू कैन सी आई एम गेटिंग आउटपुट ओवर हियर एज 2,9, 9,2, 4,7 एंड 7,4। अब यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आ रहे हैं वो दोनों सेम है, जैसे 4,7 इज इक्वल्स टू 7,4, बट ये चीज थियोरेटिकली तो ट्रू है, बट प्रैक्टिकली हम देखे जाए, मतलब थियोरेटिकली तो यहाँ पर जो लिखा है वो सब ट्रू है, बट प्रैक्टिकली गलत है। बट यहाँ पर हम थियोरेटिकली इस चीज को सही मानते हुए चलते हैं, तो हमारे पास 4 पेयर आ रहे हैं। आप डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, तो आपके 2 ही पेयर गिने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर से मुझे 2 ऐसे पेयर मिल रहे हैं जिसका सम 11 के बराबर आ रहा है, एंड वो 2 पेयर है 2,9 एंड 4,7। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो
बट ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं दो फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, दोनों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मिलाकर n स्क्वायर हो जाएगी. लेट मी शो यू दैट एज वेल. यहाँ पर आउटर फॉर लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो रहेगी n, एंड जो इनर फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो रहेगी n इंटू n-1. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर इफ स्टेटमेंट है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी n इंटू n-1 इंटू n-1, एंड सेम फॉर दिस प्रिंट स्टेटमेंट एज वेल. ठीक है, और प्रिंट स्टेटमेंट तो तभी काम करेगा जब ये इफ स्टेटमेंट काम करेगा, वरना ये वाला काम नहीं करने वाला. इसलिए यहाँ पर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कुछ बात नहीं करूंगा. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर जनरली अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पर n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है. ठीक है, तो मैं कहूंगा कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस एल्गोरिथम की वो होगी बिग O ऑफ n स्क्वायर, जो कि एक अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. हम इससे भी बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ला सकते हैं. तो अब देखते हैं किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को और ऑप्टिमल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं दूसरे अप्रोच के बारे में, जो कि होने वाला है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम. वेल, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का जो मेन मोटो होता है वो होता है एक एलिमेंट फाइंड करना लिस्ट के अंदर, कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है तो कौन से इंडेक्स पर है. वेल, उस रीजन की वजह से हमने बाइनरी सर्च एल्गोरिथम पढ़ा था. अगर नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, आज इस वीडियो में हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे. बट यहाँ पर हमारे पास वैसा कोई एलिमेंट नहीं है, हमारे पास तो सम है, और हमें चेक करना है कि वो एलिमेंट्स का पेयर उस सम के बराबर होता है या नहीं होता. वेल, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमें कुछ चेक ही करना है, जो कि लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं. ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बाइनरी सर्च को यूज कर सकते हैं. तो देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर बाइनरी सर्च को यूज कर पाएंगे, है ना. तो हमें यहाँ पर अब एक नया फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से बाइनरी, एंड इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर दो पैरामीटर्स डाल देता हूँ, लिस्ट कॉमा सम. मैं इसे बाइनरी पेयर्स लिख देता हूँ, क्योंकि ये बाइनरी एल्गोरिथम के थ्रू फाइंड हुए पेयर्स है, इसीलिए, है ना. वेल, अगर आप प्रॉपरली कोडिंग करते हो, अगर आप प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करते हो, तो आपको जो फंक्शंस के नाम है, जो वेरिएबल्स के नाम है, वो थोड़े अच्छे से डिफाइन करके लिखने चाहिए. ठीक है, आपको A B C इस तरीके से नहीं लिखने चाहिए. ओके, तो यहाँ पर मैं बाइनरी पेयर्स नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, एंड इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर दो चीजें डिफाइन करता हूँ, लो एंड हाई. पहले यहाँ पर लो एंड हाई क्या है, लो मेरा लोअर इंडेक्स है, हाई मेरा हायर इंडेक्स है. तो इस लिस्ट के अंदर जो लोअर इंडेक्स होने वाला है वो तो हमेशा 0 होने वाला है, एंड हायर इंडेक्स जो होने वाला है वो होने वाला है लेंथ -1. ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसे 0 लिख देता हूँ, कॉमा यहाँ पर मैं हायर इंडेक्स को लिख देता हूँ लेंथ ऑफ लिस्ट -1. ठीक है, काफी सिंपल सी बात है, इजीली समझ भी आ रही होगी आप लोगों को. एंड इस चीज के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ एक कंडीशन व्हाइल लूप के अंदर, लो इज लेस देन हाई. पहले ऐसा मैंने क्यों लिखा है आपको बाद में अपने आप समझ आ जाएगा बिना बोले, बट अभी के लिए इस चीज को ऐसे लिख दो. ये एक रूल मान सकते हो आप बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिथम का. इस तरीके से आपको लिखना है, लो इज लेस देन हाई. इनिशियली लो 0 है, हाई कुछ उससे ज्यादा ही होगा, तभी यहाँ पर एक लिस्ट है. अगर नहीं होगा इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी है. ठीक है, सीधी सी बात, नो बकवास. तो यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर ये लो शुड बी लेस देन हाई, तो ये इसके अंदर आएगा तो सही व्हाइल लूप के अंदर पहली बार. ठीक है, अब व्हाइल लूप के अंदर आते ही क्या होगा गाइस, हमें चेक करना है कि क्या मेरा जो सम है लो और हाई इंडेक्सेस का, क्या वो बराबर आ रहा है सम के. वेल, यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ, लिस्ट ऑफ लो प्लस लिस्ट ऑफ हाई. यहाँ पर मैं इस तरीके से इस चीज को लिखूंगा, एंड आई विल चेक कि इसका जो सम है वो क्या मेरे सम के बराबर आ रहा है. एंड इफ यस, देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस चीज को सिंपली प्रिंट करा दूंगा जैसे मैंने पहले करवाया था. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ लो कॉमा लिस्ट ऑफ हाई. ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इस चीज को लिख देना है. ओके, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, एंड अब आपको क्या करना है, अब आपको लो और हाई की वैल्यूज को चेंज करना है डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर सम इज. सो यहाँ पर मैं लिखता हूं एफ लिस्ट ऑफ आई प्लस लिस्ट ऑफ जे. ओके, नॉट आई जे, यहाँ पर हमें सम, हाँ हाई लो लिखना है. वो पुराना वाला आई जे अभी तक गया नहीं, जस्ट लाइक योर एक्स, जो जा नहीं रही दिमाग से आपके. ठीक है, तो यहाँ पर आपको लो और हाई यूज करना है, एंड देन यू हैव टू चेक क्या ये चीज जो है वो मेरी सम से छोटी है. अगर हाँ, तो इस केस में हम क्या करेंगे, लो इक्वल टू लो -1, एंड देन हम यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे. एंड एल्स मतलब अब जो मेरा सम है वो सम से ज्यादा है, मतलब लो प्लस हाई का जो सम आ रहा है, लिस्ट ऑफ लो प्लस लिस्ट ऑफ हाई का सम ग्रेटर देन सम है. ठीक है, सम ग्रेटर देन सम है. आई होप आप समझ चुके हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ. एंड यहाँ पर मैं इस केस के अंदर क्या करूंगा, हाई को, अच्छा हाई -1 कर दूंगा. इस केस में हम लो +1 करेंगे, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर लो +1 आएगा. ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पर इस चीज को इस तरीके से क्यों लिखा है. सो लेट मी गिव द आंसर. सी ओवर हियर, इनिशियली मेरा लो जो होगा वो होगा 0 एंड हाई होगा 5. ठीक है, बट यहाँ पर मैं एक और चीज लिखूंगा जिससे मेरा लो और हाई थोड़ा चेंज हो जाएगा. मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लिस्ट
dot short, and this is what we do in sorting algorithm. सी यहाँ पर बाइनरी सर्चिंग तो लग ही रहा है, बट बाइनरी सर्चिंग का सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है हमारी लिस्ट शॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तभी हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं. तो उसी रूल के हिसाब से मैं यहाँ पर अपनी लिस्ट को शॉर्ट कर रहा हूँ, एंड आफ्टर शॉर्टिंग मेरी लिस्ट कुछ इस तरीके की दिखेगी. मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, मैं बाद में से हटा दूंगा 2, 3, 4, 5, 7, 9. ठीक है, तो इस नई लिस्ट के लिए मेरा जो लो होगा वो होगा 2, जो 2 को पॉइंट करेगा एंड हाई पॉइंट करेगा 9 को. तो 9 और 2 का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, मतलब 9 और 2 का सम 11 होगा, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एंड इसीलिए मैं यहाँ पर 2, 9 प्रिंट करा पाऊंगा. ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं क्या चेक कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ लिस्ट ऑफ लो प्लस लिस्ट ऑफ हाई इज लेस देन सम और नॉट. तो अगर ये चीज सम से कम है, इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास 2, 9 जो है मेरे पास, सॉरी 2, 9 का जो सम आ रहा है वो क्या मेरा लेस देन सम है. अगर ऐसा होता है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं लो को इंक्रीमेंट करा दूंगा. बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा गाइस, यहाँ पर उल्टा क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सम है बराबर आ रहा है. तो बराबर आ रहा है या बड़ा आ रहा है सम, उन दोनों ही केसेस में हम यहाँ पर हाई की वैल्यू डिक्रीमेंट कर देंगे. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम हाई को 7 रखेंगे, हम 7 और 2 को चेक करेंगे. अगेन यहाँ पर क्या होगा, हम हाई को फिर से कम कर देंगे, क्योंकि ये 7 और 2 का जो सम आ रहा है वो क्या आएगा, सॉरी हम इस बार हाई को कम नहीं करेंगे, इस बार हम 2 को इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि 7 और 2 का सम 9 आएगा गाइस. तो 9 जो है वो लेस देन सम आएगा, है ना. 9 इज लेस देन 11, सो यहाँ पर लो इक्वल टू लो प्लस 1 हो जाएगा. तो इस बार ये 3 हो जाएगा और ये 7 ही रहेगा. ठीक है, तो 3 और 7 के बीच में फिर कंपैरिजन होगा, आंसर 10 आएगा, फिर ये वाली चीज वर्क करेगी और इस बार 4 आ जाएगा. 4 और 7 के बीच में अब कंपैरिजन होगा, तो इस बार ये वाली चीज ट्रू हो जाएगी और यहाँ पर हम सेकंड पेयर गेन कर लेंगे, जो कि होगा 4, 7. और इसी रीजन की वजह से हम यहाँ पर ये दो चीजें लिख रहे हैं, लो इक्वल टू लो प्लस 1 एंड हाई इज हाई माइनस 1. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये एल्गोरिथम किस तरीके से काम कर रहा है. एंड इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गाइस निकल कर आती है वो आती है ऑर्डर ऑफ n log n, जो कि बहुत कम है n स्क्वायर से. मतलब अगर आप चाहो तो आप अपने कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है और एन लॉग एन की वैल्यू कितनी आती है. एक बहुत ही ग्रेटर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एन की हायर वैल्यूज पे. ठीक है, तो बस यही एक बेसिक अप्रोच है जो कि आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. बट अभी भी हमारे पास एक लास्ट अप्रोच है, या कहूँ एक ब्रह्मास्त्र है, जिसका आंसर जो है वो हमारा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाएगा. एंड उस अप्रोच को हम बोलते हैं हैश फंक्शन. हैश फंक्शन इज लाइक अ ब्रह्मास्त्र फॉर एवरी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व. लाइक एक कोट भी है कि अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही उस पर हैश फंक्शन फेंक दो, है ना, अपने आप सॉल्व हो जाएगी. तो देखते हैं किस तरीके से अब इस प्रॉब्लम के अंदर हम हैश फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लीनियर बना सकते हैं. लेट्स सी. सो अब हम बात करने वाले हैं उस फाइनल अप्रोच के बारे में जिसे मैं ब्रह्मास्त्र अप्रोच भी बोलता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम अब यूज करने वाले हैं हैश टेबल का. गाइस हैश टेबल एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा इकलौता मेथड है जिससे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम लीनियर ला सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. वेल अभी तक हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी वो आ रही थी एन स्क्वायर ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, बट अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है लीनियर. सो लेट्स सी हम किस तरीके से इस चीज को अचीव कर सकते हैं. एंड बिलीव मी गाइस, एंड ऑफ दिस सेशन यू विल रियली अंडरस्टैंड हैश टेबल का एक्चुअल यूज क्या होता है. क्योंकि जब मैंने सबसे पहली बार हैश टेबल के बारे में सुना था तो मुझे बस इतना ही पता था, ये एक बड़े लार्ज इनपुट के लिए एक छोटा सा आउटपुट दे देता है, बट मुझे इसके सिवा इसके बारे में कुछ नहीं पता था. बट फाइनली मुझे समझ आ गया क्यों इस हैश टेबल को हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, क्यों इसका इतना ज्यादा यूज होता है, आखिर इसके थ्रू हम कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी असलियत में लीनियर ला सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से सारी चीजें हम करेंगे. तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ हैश, क्योंकि अब हम हैश के थ्रू, हैश टेबल के थ्रू यहाँ पर पेयर्स क्रिएट करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे से हैश नाम का फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ. एंड इस फंक्शन के अंदर मैं दो पैरामीटर्स ऐड करता हूँ, लिस्ट कॉमा सम. नेक्स्ट टास्क मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, मैं एक एम्प्टी लिस्ट बनाने वाला हूँ, डिक्शनरी बनाने वाला हूँ. इस डिक्शनरी के अंदर मेरे पास की एंड वैल्यू पेयर्स ऐड होती रहेगी. ठीक है, तो ये मेरी एक एम्प्टी डिक्शनरी है जिसके अंदर की एंड वैल्यू पेयर होते हैं. अगर आपको डिक्शनरी के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ. जैसे आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है बहुत सारे लोगों के, तो लेट्स से किसी का नंबर है XYZ नाम से कुछ, आपने 1 2 3 4 5 6 किसी के नंबर है, एंड आपको वो नंबर याद नहीं रह सकते, तो आप क्या करोगे, उस आदमी के नाम से उस नंबर को स्टोर कर लोगे. ठीक है, एंड जैसे ही आपको उस नंबर की जरूरत पड़ेगी आप उस आदमी का नाम सर्च करोगे, आपको उसके करस्पॉन्डिंग नंबर मिल जाएंगे. सो इट्स लाइक दैट ओनली. आपके पास एक की होती है एंड उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास एक वैल्यू आ जाती है. ठीक है, तो आपके पास की एंड वैल्यू का पेयर रहता है. आपके पास यहाँ कोई इंडेक्स नहीं रहता, जैसे कि आपके पास यहाँ पे लिस्ट में इंडेक्स रहता है. 3 के लिए इंडेक्स होगा 1, एंड 7 के लिए इंडेक्स हो जाएगा 3, एंड 5 के लिए इंडेक्स हो जाएगा 2 के लिए इंडेक्स होगा 0. तो इस तरीके से आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 तक ऐसे आपके पास इंडेक्स रहेगा, बट यहाँ पर आपके पास इंडेक्स नहीं रहेगा. वेल ऑलरेडी यहाँ पर 5 तक इंडेक्स रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है. ठीक है, तो ये सब छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना. नहीं पता तो कोई नहीं, मैंने बता दी. आगे बढ़ते हैं.
नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पर है वो ये है कि आपको यहाँ पर फॉर लूप यूज करना है। एंड गाइस बिफोर आई मूव ऑन विद दिस टॉपिक आई जस्ट वांट टू से दैट ये टॉपिक बहुत हार्ड है। अपने आप में आप इस चीज को इजीली एक्सप्लेन या इजीली समझ नहीं सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी पीपीटी बनाई है जिसमें मैंने अच्छे से समझाया, स्टेप बाय स्टेप मैंने ट्रेसिंग की है, कह सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो हम पहले कोड को फटाफट लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कोड में हम बेसिकली करेंगे क्या, एंड देन हम अच्छे से इस चीज को समझते हैं यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर आई कॉमा ई इन रेंज, एंड मैं यहाँ पर रेंज बेसिकली मैं रेंज नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा एन्यूमरेट एन्यूमरेट। ठीक है, तो मुझे स्पेलिंग नहीं आती थी इसलिए मैंने फटाफट वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है फॉर आई कॉमा ई इन एन्यूमरेट, एंड देन यहाँ पर मैंने लिस्ट उसके अंदर पास कर दी है इस फंक्शन के अंदर, जो भी एन्यूमरेट नाम का फंक्शन है। यहाँ पर मेन मुद्दा ये नहीं है कि मैंने ये एन्यूमरेट क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये सब तो आप अच्छे से समझ जाओगे। मेन मुद्दा ये है कि अभी तक इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इस क्वेश्चन की यानी कि इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी तक क्या है, तो वो है ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि यहाँ पर बस एक ही फॉर लूप यूज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन की, इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी तक निकल कर आई है ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि लीनियर है। ठीक है, अभी तक इसमें कुछ एन एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है, बस एन ही है। एंड अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा एफ एंड मैं लिखूंगा सम माइनस ई इन डी। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ सम माइनस जो ई निकल कर आता है वो क्या डी के अंदर है, यानी कि मेरे डिक्शनरी के अंदर है। अगर है तो क्या, नहीं है तो क्या, तो हम देखते हैं अगर है तो क्या हुआ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड बस, ओके मैंने ये क्या खोल दिया। तो यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ, अच्छा मैं भूल गया क्या लिखना था, अच्छा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ, मैं इसे दो बार यूज करूँ, लिस्ट ऑफ, एंड देन मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी कॉमा गेट। ठीक है, तो हम बेसिकली डिक्शनरी के अंदर से सम माइनस ई की वैल्यू ले रहे हैं, जो भी है वैल्यू होगी। एंड देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब एक और चीज़ लिखेंगे। वेल मुझे इसको अच्छे से लिखना चाहिए था, ओके ओके, एंड दो इधर, ओके कॉमा लिस्ट। ठीक है, अच्छा एक गलती कर दी मैंने, बढ़िया। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आई लिख दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने जितनी भी चीज़ें अभी तक यहाँ पर लिखी है स्पेशली प्रिंट के अंदर वो आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी। एंड गाइज कोई नहीं, मुझे भी नहीं आई थी जब मैंने फर्स्ट बार इस चीज़ को समझा था, बट कोई नहीं, मैं आपको समझा दूंगा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। उससे पहले यहाँ पर मैं इस चीज़ को पहले रन करके चेक कर लेता हूँ कि क्या ये वाकई में काम भी कर रही है। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पास करता हूँ लिस्ट कॉमा सम, एंड फटाफट से हम इसे रन करते हैं। हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है 2,9 जिसका सम 11 है, 7,4 जिसका सम भी 11 है। ठीक है, मतलब हमने जितना भी यहाँ पर चीज़ें लिखी है वो एक्चुअली काम तो कर रही है। अब किस तरीके से कर रही है वो हम देखते हैं हमारे पावर पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसे पहले तो मैक्सिमाइज कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि आपको अच्छे से दिखे क्या हो रहा है। तो ये हैश टेबल हमारा अप्रोच है, इसमें हमारे पास हमने सबसे पहले देखो यहाँ पर एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की है। ओके है ना, तो यहाँ पर हमारे पास हमने सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया है इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो हमारा हैश नाम का फंक्शन है, हमने उसके अंदर एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया है। डिक्शनरी के अंदर हमारे पास होती है की एंड वैल्यू, की के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू। की मेरा नाम है तो मेरा मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा मे बी मेरा एनरोलमेंट नंबर, मे बी मेरा फोन नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरा एड्रेस या फिर मेरे डैड का नाम, मेरा डैड का नाम, मेरे डैड का नंबर, या फिर कोई और चीज़ जो भी मेरे रिलेटेड है। ठीक है, जिसे कोई और आदमी याद नहीं रख सकता तो वो उसके करस्पॉन्डिंग की को लिख देगा, है ना। तो जनरली हम इसे फ़ोन नंबर्स में ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हम फ़ोन नंबर की जगह उसका आदमी का नाम लिख देते हैं क्योंकि हम हर किसी के फ़ोन नंबर याद नहीं कर सकते, बस कुछ लोगों के छोड़कर। ठीक है, तो हम अब देखते हैं सेकंड स्टेप हमारा क्या है। हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली, उसके बाद हमने एक ये बड़ी सी फॉर लूप यूज़ की थी जिसका मतलब मेरे को तो समझ नहीं आया, आपको आया नहीं आया पता नहीं, तो देखते हैं उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब बेसिकली यहाँ पर यही है कि मैं यहाँ पर आई इंडेक्सेस को डिफाइन कर रहा हूँ, ई एलिमेंट्स को कर रहा हूँ। तो आई कॉमा ई से यहाँ पर एन्यूमरेट लिख के लिस्ट करके इससे ओवरऑल हो क्या रहा है, हमारे पास आई और ई आ रहा है। हियर इफ यू नोटिस द वैल्यू ऑफ आई फॉर एवरी इटरेशन इट विल बी 0 1 2 3 4 5। सो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, उसके लिए मेरे पास यहाँ 0 से लेके 5 तक जा रहा है, मतलब ये मेरे इंडेक्सेस है करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट्स। तो इधर ई की वैल्यू अगर अपन चेक करते हैं तो वह 2 3 5 7 4 9 एंड 2 3 5 7 9 4 मेरा बेसिकली क्या है, मेरे एलिमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आई मेरा इंडेक्स है, ई मेरे एलिमेंट्स है। तो सबसे पहली चीज मुझे समझ आती है, फॉर लूप को यूज करने के बाद मुझे यहाँ पर इनिशियली क्या मिलेगा, हर बार आई की कुछ वैल्यू मिलेगी एंड ई की कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आई क्या होगा, मेरा 0 रहेगा, तो ई मेरा 2 रहेगा। आई अगर मेरा 3 रहा तो मेरा ई रहेगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी सी चीज़ हर किसी को समझ आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं अब क्या करने वाले हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फटाफट से इस चीज़ को समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला स्टेप जो है वो है इफ सम माइनस ई इन डी। तो मुझे चेक करना है क्या सम माइनस ई मेरे डी के अंदर है, तो डिक्शनरी के अंदर है। तो यहाँ पर इनिशियली क्या होगा, आई जीरो रहेगा और ई मेरा टू रहेगा, ठीक है। तो आई मेरा जीरो है, ई मेरा टू है। तो इस केस के अंदर सम माइनस ई की जो मेरी वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 11 माइनस टू 9। तो ये जो सम माइनस ई है शुड बी इन डी, बट ये तो डी के अंदर है ही नहीं क्योंकि इनिशियली डी तो मेरा एम्प्टी है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूंगा, यानी कि मैं इस इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सम माइनस ई जो कि मेरा इनिशियली 9 रहेगा वो डी के अंदर है ही नहीं क्योंकि डी तो एम्प्टी है, ठीक है। डिक्शनरी तो एम्प्टी है ना, डी है पर डिक्शनरी एम्प्टी है, ठीक है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि हमें यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, डी ऑफ ई इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पर मैंने डी ऑफ ई की जगह, ई मेरा की है और इसकी जगह मैंने आई मतलब मेरी वैल्यू को प्लेस किया है। तो यहाँ पर की वैल्यू पेयर मेरा बनेगा टू टू ये कॉलन जीरो। तो मेरा फर्स्ट की वैल्यू पेयर बना 2 0 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर डी और बाद में ये डी ऑफ ई इज इक्वल टू आई लिख रहा हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट की वैल्यू पेयर बन गया 2 कोलन जीरो। इसको मैं 2 0 ही बोलूंगा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, इट्स लाइक 2 कोलन जीरो, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला पेयर बना 2 0 का। उसके बाद क्या होगा गाइस, अब हम सेकंड इटरेशन में जाएंगे क्योंकि हमारे फर्स्ट इटरेशन में तो हमारे ये फंक्शन ये इफ स्टेटमेंट काम ही नहीं किया। सेकंड इटरेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और ई की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। इस फॉर लूप की मदद से हमारे पास आई की वैल्यू आएगी 1, ई की वैल्यू आएगी 3। इस बार भी जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे हमारे पास टोटल वैल्यू 8 निकल के आएगी जो कि हमारे डी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। यू कैन सी यहाँ पर 8 आपको नहीं दिख रहा, आपको 2 और 3 दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर 8 नहीं है इसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पर फिर से ये प्रिंट एफ वाले फंक्शन को इग्नोर करते हुए सिर्फ इस पे गौर करूंगा एंड इसके मुताबिक यहाँ पर मेरे पास की वैल्यू जब 3 है उसके लिए मेरे पास की जब मेरी 3 है तो उसके लिए मेरे पास वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर नहीं एक और ऐड कर दूंगा 3 और कोलन 1। तो मेरे पास अब 2 पेयर्स बन चुके हैं 2 0 और 3 1 का। अब मैं फिर से इस चीज को इटरेट करूंगा एंड यहाँ पर अब मेरी आई की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड ई जो अब मेरा रहेगा वो रहेगा 5। तो 11 माइनस 5 करेंगे, आंसर आएगा 6। 6 भी मेरा इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, मेरे पास है 2 3 और 5, ठीक है। 6 प्रेजेंट नहीं है, फिर से ये स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा, फिर से मैं डी ऑफ 5 इज इक्वल टू आई कर दूंगा। तो यानी कि मेरे पास अब नया पेयर बन जाएगा 5 और 2 का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसे ऐड कर दूंगा इस डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास एक और इटरेशन आएगा। इस केस में क्या होगा, मेरा अब जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी 3। अब जो ई की वैल्यू आएगी वो आएगी 7। तो 7 माइनस 11 माइनस 7 जब हम करेंगे तो हमारे पास अब जो आंसर आएगा वो आएगा 4 गाइस। और जब आंसर आपका 4 आ रहा है तो 4 भी तो हमारा इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। 2 3 5 7 है, 4 तो अभी भी नहीं है, तो इसलिए और 7 भी नहीं है, 7 तो हमने इसके बाद ऐड किया है यहाँ पर। तो 4 भी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर 7,3 को ऐड कर देंगे, 7 कोलन 3 यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इटरेट करेंगे गाइस एंड इस वाले केस में हमारे पास फ्रॉम समवेयर आउट ऑफ समवेयर हमारे पास आंसर आ जाता है ना। कैसे आता है बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमारा आई 4 हो जाएगा, जैसे हमारा आई 4 हो जाता है, मैं यहाँ पर इसे आई होप आप ये देख पा रहे हो, आई इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। आई जैसे ही 4 होता है ई मेरा 9 हो जाएगा गाइस एंड 9 माइनस 11 यानी कि 11 माइनस 9 मेरा 2 आ रहा है एंड 2 आपको यहाँ पे पेयर में मिल रहा है इस तरफ की जगह, ठीक है। तो आपको की चेक करनी है सारी, तो मुझे की मिल रही है 2, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे ई की वैल्यू भी मिल रही है जो कि है 0, मतलब आई की वैल्यू भी मिल रही है जो कि 0, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, अभी नीचे वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो लेट्स सी नीचे वाला ऑपरेशन में हो क्या रहा है। यहाँ पर लिखा है लिस्ट ऑफ डी डॉट गेट सम माइनस ई कॉमा लिस्ट ऑफ आई। तो यहाँ पे बेसिकली डी डॉट गेट डी डिक्शनरी में से मैं कुछ ले रहा हूँ, डॉट गेट मतलब मैं की ले रहा हूं और की क्या है मेरी है सम माइनस ई। तो गेट सम माइनस ई, तो गेट 2, तो 2 की जगह मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम माइनस ई मेरा 2 है, 11 माइनस 9 मेरा 2 निकल कर आएगा, ई मेरा 9 है इसलिए। तो गेट 2, अब 2 की जगह क्या आएगा, इस मेरे डिक्शनरी में आप देख सकते हैं 2 की जगह गेट 2 है, मतलब 2 की जगह कुछ मांग रहा है, तो 2 मेरी की है, तो उसकी जगह मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, डी डॉट गेट में क्या आएगा मेरे पास, टोटल मिलाकर देखा जाए तो 0 आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डी डॉट गेट के अंदर मेरा जो आंसर आ रहा है, मतलब इसके अंदर वाली जो चीज बनेगी वो मेरी 0 बनेगी एंड देन मैं इस पूरे को लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ, है ना। तो लिस्ट ऑफ 0, तो लिस्ट ऑफ 0 क्या बन जाएगा मेरा, लिस्ट ऑफ 0 मेरा 2 बन जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा पहला एलिमेंट 2 है, ठीक है। वैसे ही यहां पर क्या हो रहा है, लिस्ट ऑफ आई यहां पर मैं लिख रहा हूं, लिस्ट ऑफ आई मेरा क्या है 4, तो लिस्ट ऑफ 4 क्या होगा, आई मेरी वैल्यू 4 इधर आप देख सकते हो,
तो ये लिस्ट ऑफ 4 बनेगा, लिस्ट ऑफ 4 क्या है मेरा 9 है, ठीक है। तो मेरे पास एक पेयर बन जाएगा 2,9 का, एंड आप देख सकते हो 2,9 का एडिशन जब अपन करते हैं तो उसका आंसर आता है 11। यानी कि ये जो अभी तक अप्रोच मैंने यूज किया है ये सही है। इसके बाद अगर मैं एक और बार चेक करता हूँ, लास्ट इटरेशन में मैं जा रहा हूँ यहाँ पर i इज इक्वल टू 5, जैसे ही i 5 होता है e इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंड यहाँ पर अब हम सम माइनस e करते हैं, 11 माइनस 7 करते हैं, 11 माइनस 4 करते हैं, आंसर आता है 7। 7 भी हमारा प्रेजेंट है इस डिक्शनरी के अंदर, ठीक है, ये रहा 7। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस केस के अंदर क्या करते हैं, वेट अ मिनट। अब हम इस केस के अंदर क्या करते हैं, सम माइनस ई लिखते हैं। तो ई मेरा क्या यहाँ पर आएगा, सम माइनस ई निकालेंगे तो 7 आएगा। तो 7 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। डी डॉट गेट 7 के करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे 3 मिलेगा, आप देख भी सकते हैं, ये रही की 7, इसका वैल्यू है 3, तो मुझे यहाँ पर 3 मिल जाएगा डी डॉट गेट में। एंड फिर मैं इसे लिस्ट में पास करूंगा तो लिस्ट ऑफ 3 मेरा निकल कर आता है 7 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास फिर से 7 आ जाएगा, एंड लिस्ट ऑफ आई मेरा 5 है, तो लिस्ट ऑफ 5 मेरा यहाँ पर निकल कर आता है 4। तो मेरे पास 7,4 का दूसरा पेयर बना। गाइज यहाँ पर पेयर 4,7 नहीं बना, 7,4 बना है, याद रखना। क्योंकि गाइज मैंने आपको बताया था मैं आपको एग्जैक्ट ऑर्डर में आंसर लाके बताऊंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर आ रहा है 7,4 ना कि 4,7। तो आई होप आपको ये ट्रेसिंग अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको आई या आपको कोई डाउट है तो मैं इसको पूरी पीपीटी को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं अगर आपको करनी है।